हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आज की वीडियो में हम फेमा की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस के अबाउट पढ़ेंगे। अब देखिए, पहले हम पढ़ेंगे फेमा की हिस्ट्री कि फेमा को क्यों अप्लाई किया गया। फीमा से पहले कौन से एक्ट होता था? फेरा, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए बनाए गए थे, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले था फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो वो एक्ट क्या करता था? फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता था। लेकिन क्या हुआ, 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ। तो लिबरलाइजेशन में क्या, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो क्या था, 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फेरा मीट नहीं कर रहा था, क्योंकि जो फेरा बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करता था, तो इसको बदलने की ज़रूरत थी। तो उसकी जगह लाया गया फेमा 1999, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट क्या करता था? फॉरेन एक्सचेंज को प्रमोट करता था, उसे कंट्रोल नहीं करता था, बल्कि उसको प्रमोट करता था और उसको मैनेज भी करता था। हिस्ट्री देखते हैं। द फीमा 1999 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India। वही है कि पार्लियामेंट ने पास किया था। ये क्यों पास किया गया? ताकि अमेंड किया जाए जो प्रीवियस लॉ है उसको, जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट किया जाए एंड पेमेंट्स एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डर और डेवलपमेंट की जाए। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मेंटेन करके रखा जाए और जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है उसको भी मेंटेन किया जाए। इट रिप्लेसेस द फेरा, फेमा ने रिप्लेस किया है फेरा को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा इंट्रोड्यूस किया गया था 1974 में। जो फेरा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कंजर्व करता था फॉरेन एक्सचेंज सोर्सेज को और प्रिवेंट करता था मिसयूज को, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो करता था। न्यू इंडियन पॉलिसी ऑफ LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इंट्रोड्यूस हुई 1991 में। एंट्री इन इंडियन मार्केट वाज अलाउड थ्रू FDI एंड पोर्टफोलियो रूट। अब देखिए, फॉरेन करेंसी क्या हमें यूज़ बढ़ाना है, फॉरेन करेंसी का फ्लो इंक्रीज करना है RBI को। तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कैसे होगा, मतलब फॉरेन करेंसी हमारी इंडिया में कैसे आएगी? या तो FDI, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेनर हैं वो आकर हमारी इंडिया की शेयर्स खरीदें, यहाँ पर इन्वेस्ट करें। लेकिन फेरा क्या था, पोस्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को उनमें क्या फिट नहीं बैठता था। ये क्या बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करता था। तो इसलिए क्या किया गया, फेमा को अप्लाई किया गया और फेमा कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जून 2000। अब देखिए इसके ऑब्जेक्ट क्या थे? अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। एप्लीकेबिलिटी, अब देखिए ये जो एक्ट है फॉर फेमा एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है। ऑल ब्रांचेज, ऑफिसेज एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया आउंड और कंट्रोल बाय PRI यानी कि पर्सन रिजाइडिंग इंडिया। ये बहुत समझने वाली बात है कि कोई भी ब्रांच हो, ऑफिस हो, एजेंसी हो, वह कहाँ पे लोकेटेड है? बाहर, फॉरेन में लोकेटेड है। लेकिन उसको आउन और कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया का पर्सन। तो उसे भी हम क्या कहेंगे? इंडियन आइडेंटिटी बोलेंगे। एनी कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय पर्सन टू हुम द एक्ट अप्लाइज। अब देखिए इसकी अथॉरिटीज़, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सी है इसकी? RBI एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। RBI है इसके रूल्स बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? इसको इन्फोर्स करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसको ED भी बोला जाता है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट।
फीमा का जो सेक्शन 1 है इसकी एप्लीकेबिलिटी को बताता है, और सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑथोराइज्ड पर्सन की। ऑथोराइज्ड पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में है। इसका मतलब है ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट यानी कि ऐसी बैंकिंग यूनिट जो फॉरेन में एस्टैब्लिश की गई हैं, एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड अंडर द एक्ट। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये सेक्शन 2E में दी गई है। ट्रांजेक्शन्स 2 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होगी, या तो कैपिटल अकाउंट में या फिर ट्रेड अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स आएंगी, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी को अल्टर कर रही हैं, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हो गई। और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अनदर, जिसमें शॉर्ट कम अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी को कन्वर्ट नहीं करती। It means a transactions which alter assets or liabilities, including contingent liability outside India of PRI यानी कि person residing India. Asset or liability including contingent liability in India of PROI मतलब person residing outside India. इसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मिस्टर राम है, वो क्या करे, यूएसए में जाकर प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। तो मिस्टर राम क्या है, इंडिया का पर्सन है, वो वहाँ पे जाकर प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो गई, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, ये हमारी क्या एसेट इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट मिस्टर जॉन, वो इंडिया में आकर प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो ये भी क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में रखी गई हैं। इट मीन्स ए ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, यानी कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अल्टर नहीं कर रही। इट इंक्लूड्स पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, बिजनेस और सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड फैसिलिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन, रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन अब्रॉड। क्या कि हम पैसा भेज रहे हैं जो क्या है फॉरेन में हमारे पेरेंट्स रह रहे हैं, या फिर हम फॉरेन में रह रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए पैसा भेज रहे हैं। एक्सपेंसेस फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, हम फॉरेन से पैसा भेज रहे हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए, जब बच्चों की पढ़ाई के लिए या मेडिकल केयर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ये सारी क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है करेंसी। अब करेंसी है सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसमें क्या इंक्लूड है, ये आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। इट इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट्स, पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंजेस एंड प्रोमिसरी नोट्स, क्रेडिट कार्ड्स और सच अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स एज मे बी नोटिफाइड बाय आरबीआई। हमने यहाँ पर पढ़ा है चेक और ड्राफ्ट, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। चेक में क्या कि पहले चेक काट के दिया जाता है, फिर बाद में पेमेंट होती है। लेकिन ड्राफ्ट में क्या कि पहले पेमेंट की जाती है, उसके बाद ड्राफ्ट कटता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो ये सारी जो भी इन्होंने दी हुआ है इसमें पोस्टल नोट्स, करेंसी नोट्स, ये क्या है, करेंसी हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अंदर इसको रखा गया है। फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 2 सबसेक्शन एन, इट मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इट इंक्लूड्स, इसमें है फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो भी हम एक्सचेंजेस करेंगे। डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस पेएबल इन एनी फॉरेन करेंसी, हम कोई अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, या फिर बैलेंस पेएबल है फॉरेन करेंसी में। ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉरेन करेंसी में, तो उसकी हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज। ड्रॉन इन इंडिया बट पेएबल इन फॉरेन करेंसी, इंडिया में ड्रॉन है लेकिन पेएबल है फॉरेन करेंसी में। ड्रॉन आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी, तो ये सारा क्या है, इसको हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स जो कि फॉरेन करेंसी में हो, उसे हम बोलेंगे फॉरेन सिक्योरिटीज। इट मीन्स एनी सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी में उसकी वैल्यूशन की गई है। सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी बट
वेयर रिडेम्पशन और इंटरेस्ट और डिविडेंड इज पेबल इन इंडियन करेंसी। सिक्योरिटीज को हम एक्सप्रेस तो कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, लेकिन जो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर रहे हैं इंडियन करेंसी में, तो भी उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन सिक्योरिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है पर्सन, ये आते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में। पर्सन की डेफिनेशंस कई एक्ट में दी गई हैं जो कि हर जगह सेम है। इनकम टैक्स 1961 में भी सेम डेफिनेशन है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में भी सेम डेफिनेशन है। आज हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 पढ़ रहे हैं, इसमें भी इसकी सेम डेफिनेशन है। पर्सन में क्या है, 7 एंटिटीज को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी है, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, इसमें इंक्लूड है LLP, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एवरी AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एनी एजेंसी ऑफिस और ब्रांच आउंड और कंट्रोल बाय अबव। तो ये सारे क्या आ जाएंगे पर्सन की डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन B में रखा गया है। ऐसा कोई पर्सन जो क्या है इंडिया में 182 दिनों से ज़्यादा रह रहा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इसमें कौन से पर्सन नहीं आएंगे, पर्सन ऐसे जो क्या है बाहर गए हैं और वहीं पे रह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, फॉर अदर पर्पस फॉर अनसर्टेन पीरियड, या फिर वो रह रही हैं वहाँ पर, बिजनेस कर रहे हैं, जाकर काम कर रहे हैं और उनका निश्चित टाइम नहीं है कि वो कब आएंगे भी या नहीं, तो हम उन पर्सन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे PRI के अंदर। सेम ऐसे पर्सन जो आए हैं और इंडिया में रह रही हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, और उनका अनसर्टेन पीरियड है, तो उनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे PRI में। लेकिन हम इसमें इंक्लूड किसी करेंगे, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट इन इंडिया। रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है कोई बॉडी, कॉर्पोरेट कोई पर्सन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, PRI। एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया owned और कंट्रोल्ड बाय PROI पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। उसको आउन और कंट्रोल कर रहा है पर्सन जो बाहर रह रहा है, लेकिन वो एस्टेब्लिश कहाँ पर है, इंडिया में। Any office, branch or agency in India owned or controlled by PROI. Any office, branch or agency outside India owned or controlled by PRI. नेक्स्ट है रिपेट्रिएट टू इंडिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। रिपेट्रिएट का मतलब क्या है कि भेजना, मतलब ये ट्रांसफ़र हो जाना। इट मीन्स ब्रिंगिंग इन टू इंडिया रिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज एंड selling it to an authorized person in India in for exchange for rupees, or holding of realized amount in an account with an authorized person in India to the extent notified by RBI। अब क्या है कि हमने पैसा रिमिट कर दिया फॉरेन से इंडिया में, तो इंडिया में हमारी फैमिली या फिर हम ही पैसा लेकर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे ऑथराइज पर्सन को, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे रिपेट्रिएशन। या फिर हम सेल नहीं कर रहे, होल्ड करके रख रहे हैं अपने पास, वो फॉरेन करेंसी रख रही हैं, तो उसको भी हम बोलेंगे रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसकी भी एक लिमिट है कि आप कितना अमाउंट है फॉरेन करेंसी का आप होल्ड करके रख सकते हो, यानी कि आप पैसा पहले लेकर आ रहे हो फॉरेन एक्सचेंज, फिर उसे सेल कर रहे हो या फिर होल्ड कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे रिपेट्रिएट टू इंडिया। ट्रांजैक्शंस 2 टाइप की हैं, इनफ्लो आउटफ्लो। या तो हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी या फिर कंट्री से फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी। हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आ रही है, हम उसे बोलेंगे इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ से फॉरेन करेंसी जा रही है तो उसे हम बोलेंगे आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। इनफ्लो कैसे होगा, यानी कि हमारे देश में पैसा कैसे आएगा, फॉरेन करेंसी कैसे आएगी, एक्सपोर्ट से, FDI से, पोर्टफोलियो रूट से, ट्रैवल से। अब क्या है, RBI चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि ये क्या है, एक वे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इस केस में RBI बहुत ज़्यादा खुश है। आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो में हम 2 अकाउंट्स लेकर चलते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होते हैं, फ्रीली कन्वर्टेबल होते हैं, इसमें क्या छोटे छोटे अमाउंट्स आते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो गया। तो इस केस में जो
आरबीआई क्या है, साइलेंट है। लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होगी जो बड़ी नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी को अल्टर करती हैं। तो ये इसमें क्या है, जो आरबीआई रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी को फॉलो करता है, इस केस में आरबीआई सैड हो जाता है। इसका देखो मुंह बना हुआ है। तो आरबीआई चाहता है कि हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स करें, वहाँ पर जाकर हम फॉरेन में जाकर हम अपनी एसेट्स परचेज करें, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आए, या फिर क्या मतलब कैपिटल का इनफ्लो हो, आउटफ्लो ना हो, ऐसी हम पॉलिसीज़ को फॉलो करें। तो आज की वीडियो में हमने देखा है फीमा की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, इसकी एप्लीकेबिलिटी, अथॉरिटी, इसकी डेफिनेशंस और ट्रांजेक्शन्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड लक एंड हैप्पी स्टडी।